Hello everyone in the Ansarkari. Today we are going to look about the cooperative society. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जब भी हमें वर्ड सुनने को आता है, बड़ा रेयर, बड़ा कॉमन, बड़ा ऑफन सुनने को मिलता है, स्पेशली 2020 के बाद। हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चर हो या फिर आपका कोई ट्रस्ट हो, हर जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जाए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअल में है क्या? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक पूल होता है इंडिविजुअल्स का, जो एज अ ट्रस्ट काम करता है। अगर सिंपल भाषा में समझाए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो मकसद होता है वो होता है कि सब आपस में किसी एक मुद्दे के ऊपर एक कोऑपरेशन बनाइए, उसका मैनेजमेंट करिए, उसका जितना पैसा आना है पैसा कलेक्ट कीजिए और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोऑपरेशन आ सके और आप लोग कोऑपरेशन के साथ सारी उस एरिया को डील करें। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी है। आई थिंक अंडर आर्टिकल 48 रहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर डेफिनेशन को समझा जाए तो ऑटोनोमस वॉलेंटरी एसोसिएशन कहलाए जाते हैं ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीकर सेक्शन, तो ऐसा नहीं है। आप एलीट सेक्शन का भी कॉपरेशन बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि वीकर सेक्शन का ही होता है। ताकि आपकी अलग अलग जो सोशल इकोनॉमिक डिमांड्स हैं, कल्चरल डिमांड्स हैं, डेवलपमेंट डिमांड्स हैं, आप उनको पूरा कर सकें। तो ऐसा जॉइंट वेंचर हम इसको बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो एक एक्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। तो यहाँ पर क्रेडिट का मतलब है कि आप पैसा देंगे, लोन देंगे, वो एक क्रेडिट सोसाइटी है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी, चिट फंड जिनको हम बोलते हैं, कि आपस में जो है हर महीने के अंदर जो लोग हैं वो मिलेंगे, आपस में ही वो एक फाइनेंशियल पूल बना लेंगे, जिसके अंदर वो बोलेंगे कि मिनिमम थ्रेशोल्ड इतना है, आप इतना डालिए, आप इतना डालिए। उसको चिट फंड के नाम से जाना जाता है। और उससे जिसमें भी उस पूरे कॉर्पोरेशन के अंदर जिसको भी जरूरत होती है वो पैसा उठा लेता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर आपने पैसा डाला तो उसकी क्या गारंटी है कि आपका पैसा सेफ? ऐसे ही बैंकों के लिए भी हम बात कर सकते हैं कि आप बैंकों में पैसा डालें तो क्या गारंटी है आपका पैसा सेफ? तो उसी के लिए हमारे यहाँ 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है आपके डिपॉजिट पर। DGCI करके जो है, आपको 5 लाख का आपका इंश्योरेंस होता है। तो ऐसा ही क्रेडिट सोसाइटीज के अंदर अगर आप पैसा डालते हैं तो उसके लिए क्या है कि आप अपना क्रेडिट अपनी कोऑपरेटिव को रजिस्टर करा लीजिए। उसके जितने इंसान है उनका उनको रजिस्टर करा लीजिए, ताकि आपका जो क्रेडिट है जो हमने दिया है या फिर जो आप हमें दे रहे हैं, वो सारा उसका एक अकाउंट रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसा सबसे पहला एक्ट हमने देखा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 के अंदर आता है, जिसको 1912 में अमेंड किया गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कमेटी है मैकलगान कमेटी, जो कि अपॉइंट की गई थी ताकि टाइमली टाइमली रिव्यू किया जाए परफॉर्मेंस को, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने की बात यहाँ पर। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया तो सर फ्रेडरिक निकोल्सन, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अगर कुछ एग्जाम्पल देखें कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो अलग अलग, जैसे कि डेयरी कोऑपरेटिव, मिल्क कोऑपरेटिव, फार्मर कोऑपरेटिव, टेक्सटाइल कोऑपरेटिव, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव। कोऑपरेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वॉलेंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, यानी जो चाहे ज्वाइन कर सकता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन कोऑपरेशन देने का काम करता है। जितने भी मेंबर होते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होता है, यानी कुछ ना कुछ कैपिटल जो है कोऑपरेटिव को चलाने के लिए वो देते हैं। ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस, सेल्फ कंट्रोल, जितना कंट्रोल होता है, कोई सरकार रूल नहीं बनाएगी, अपने हिसाब से करते हैं। कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव, तो जितनी भी कोऑपरेटिव होती है उनमें आपस में कोऑपरेशन होता है। क्रेडिट एक कोऑपरेटिव दूसरी कोऑपरेटिव को भी दे सकती है। और कंसर्न फॉर कम्युनिटी, तो ये प्रिंसिपल पूरी कोऑपरेटिव की जो इम्पोर्टेंस है उसको दर्शाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनका जो मेन मकसद है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट।
हमारे यहाँ 1972 के अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान, अलग अलग चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी कोऑपरेटिव्स की बात है। ILO जो कि ट्रिपेटराइट एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, स्पेशलाइज्ड एजेंसी का इसको स्टेटस है। 1919 में आई, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अंडर आई, और सोशल जस्टिस की बात करती है लेबर कोड में। तो इसका क्या कहना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? ये ऐसी एसोसिएशन है जो वेरी करेगी कंट्री से कंट्री, इकोनॉमी से इकोनॉमी, वॉलंटरी होगी, सबके राइट्स होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पैसा जो है आप सभी को मिलेगा, कॉमन आपकी नीड्स होंगी, उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा, और जॉइंट कोऑपरेशन से सारा काम हो जाएगा। ये इन टोटल ILO का। फ्यू टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो हाउसिंग सोसाइटी, जब हम बात करते हैं अलग अलग जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, तो रेजिडेंशियल एरियाज में दो तरीके की हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी, एक होती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव जो होती है, दे आर प्राइवेट, बट दे आर आल्सो कंसिडर्ड ट्रस्ट। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अलग अलग आपके इलाकों में जो भी रेजिडेंशियल इलाके हैं, आप उनको वहाँ देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन दिल्ली, तो वी हैव CGHS। उसके बाद हम द्वारका की बात करें, रोहिणी की बात करें, नोएडा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, तो हर जगह ऐसे आपको देखने को मिलती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है अलग अलग, जो आपको पैसा देने का काम करती है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मंडियों के ऊपर जितनी आपकी मंडियां होती हैं, उसमें खाने के होलसेल से लेकर के आपका जो ग्रेन्स मंडी है, सभी के ऊपर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो आपसे फीस वगैरह भी कलेक्ट करती है। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है कि किसी एक चीज के ऊपर कोऑपरेटिव आएगी, आपका जिस चीज पर मन करता हो वहां पर आप कोऑपरेशन बनाइए और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करा के कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लीजिए। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो पहले मेंशन थी। तो ये आर्टिकल 48 नहीं था, सॉरी फ्रॉम माय साइड, आर्टिकल 43 है। तो आर्टिकल 43 के अंदर ऐसा बोला जाता है कि आप जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते। लेकिन पहले इम्प्लिसिट बात थी, 43B के अंदर भी नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि 2011 के अंदर एक अमेंडमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको बोला जाता है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए तीन चीजें बोलता है। पहला, आपका जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 है, उसके अंदर हम एक क्लोज जोड़ देते हैं, क्लोज C सब सेक्शन 1, जिसमें है हर किसी आदमी को राइट होगा कोऑपरेटिव बनाने का। दूसरा, 43B, जिसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट गवर्नमेंट का या स्टेट का या कंट्री का, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए स्टेप उठाए। और एक नया चैप्टर जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्ट 9 के साथ साथ पार्ट 9B, जिसमें बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एज चैप्टर इंट्रोड्यूस करो, और वही म्यूनिसिपैलिटी कोऑपरेट पंचायत वाले आर्टिकल की एक्सटेंशन कर दो 243ZH से लेकर के ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे पहले कि हम थोड़ा कंटेम्प्रेरी जाएं, थोड़ा और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या मेन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, जो हमने बात की है कि चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है। तो पार्ट 9B बोलता है 6 से 7 चीजें। पहला, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बना सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की जो पावर है वो दी गई है स्टेट की असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर रेगुलेशन कैसे करना वो बता दे, बनाने कैसे वो बता दे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बाइंडिंग अप कैसे करे वो बता दे, कैसे डेमोक्रेटिक मेंबर इलेक्शन हो क्या हो, सारा वो बताए। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी जब बन गई तो कॉम्पोजिशन भी होगा, कॉम्पोजिशन में लोग जो आएंगे उनको क्या बोला जाएगा, डायरेक्टर। कितने हो सकते हैं, 21 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो यहाँ भी कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, जब वो कह रहे हैं यहाँ भी रिजर्वेशन दे दो। किन किन को, 3 लोगों को, SC
एसटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। टर्म क्या होगा, जैसे एमएलओ का होता है वैसे इनको का 5। इसके बाद जो स्टेट है वो ये भी बोल सकती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर तो अगर ऐसा किया तो स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं नहीं रहेगा हर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। आम नॉलेज वाले आम आदमी एक जैसा जिनका मत होगा वो आएंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर 21 लोगों से ज्यादा 2 लोगों को और उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दे सकता है, जो कि स्पेशलाइज होंगे अलग अलग फील्ड में। जैसे कि मान लीजिए कोई मैनेजमेंट में फील्ड है तो पीएचडी है मैनेजमेंट, किसी ने बैंकिंग के अंदर डायरेक्टर और कंट्री हेड तक की पोजीशन ली। इसके अलावा और भी जो भी कोऑपरेटिव का मैंडेट होगा उस कोऑपरेटिव के हिसाब से जिसको जिस चीज में स्पेशलाइजेशन होगी उसको कोऑपरेटिव का कोऑपरेटिव मेंबर बना लिया जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों को आप अपॉइंट कर सकते हैं जो पूरे बोर्ड की फंक्शनैलिटी को फंक्शन करेंगे, उनको बोला जाएगा फंक्शनल डायरेक्टर। तो आप फंक्शनल डायरेक्टर हैं वो भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन सारा काम ये जितना अपॉइंटिंग का है स्टेट लेजिस्लेचर। इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा कि कौन बॉडी इलेक्शन करवाएगी। अगर वो कहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट करवाएगा तो करा दे, और वरना किसी और एजेंसी को भी बोल सकते हैं कि आप इनका इलेक्शन करवा दो, यानी स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। इसके बाद अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको सस्पेंड नहीं होने दे सकते 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने से ज्यादा आप नहीं कर सकते। और क्या रीजंस है, क्या मैंडेट है जिनके ऊपर, मान लीजिए कि बार बार डिफॉल्ट के मामले आ रहे हैं, ग्रीवेंस रिट्रेसल लोगों की शॉर्ट आउट नहीं हो रही, पैसा खा के भाग गए हैं। इसके अलावा जुडिशियल वर्डिक्ट दिए जा रहे हैं अपने आप ही, इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे हैं जानबूझ के, जो है तरीके का माहौल बना रहे कि इलेक्शन नहीं होता। तो आप जो है सस्पेंशन करिए उस सिचुएशन में, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट और रेगुलेशन अच्छा हो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा आप इलेक्शन पहले करवाए। इसके बाद जब हमने देखा कि इलेक्शन हुआ तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पैसा भी आया, उसका क्या हो, उसके ऊपर क्या चेक्स एंड बैलेंस हो, तो स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर ऑडिट भी कराएगा जितना भी अकाउंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। किससे, ऐसा नहीं बोला कॉन्स्टिट्यूशन ने कि कैग से कराई, ऐसा बोला स्टेट लेजिस्लेचर जिसको कहे उससे करा ले। तो स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो किसी एक्स वाई जेड सीए को भी उठाकर ला सकती है और रिकमेंड कर सकती है गवर्नर को कि वो रिकमेंड करे कैग को ऑडिट करने के लिए। और हम आज के टाइम पे हमने देखा है कि कैग जो है वो असिस्ट भी करते हैं इस तरीके की जब ऑडिट होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको संभालने के लिए एक बॉडी होती है जिसको बोला जाता है जनरल बॉडी। अपनी मीटिंग्स करें, टाइमली रिपोर्ट दें, और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में जो रेगुलेशन और मैनेजमेंट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसको करें। अब ऐसा बोला जाता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको क्या क्या चीजें बतानी होती है सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। तो पहली, आपने जो भी किया उसकी सालाना एक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। दूसरा, ऑडिट किए हुए अकाउंट। तीसरा, आपके पास कितना सरप्लस पैसा है। इसके बाद आपने कितने कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड लॉज या बाय लॉज में अमेंडमेंट किया। इसके अलावा कितनी बार आपकी मीटिंग हुई, कैसे हुई, मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या। और कोई इंफॉर्मेशन अगर कोई आरटीआई एक्ट लगाकर आपसे पूछ ले तो वो भी आपको देना। अब मान लीजिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर अगर पेनल्टी लगानी हो, कोई ऑफेंस किया हो, तो वो कैसे, तो स्टेट लेजिस्लेचर ही कानून बनाएगी कि किस तरीके से पेनल्टी उन पर लगाएगी, कैसे कैसे लगाई जा सकती है। मान लीजिए इन्फॉर्मेशन मांगी गई, इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दी। दूसरा, जानबूझकर यानी विलफुल डिसोबे कर रहे हैं ऑर्डर्स गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा आपने कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी है उसमें विदाउट एनी सफिशिएंट कोज रिडक्शन कर दिया है, और वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास एज ए ग्रीवेंस गई। या फिर
आपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड दस्तावेज है, जिसमें कि अकाउंट भी आ गया, डॉक्यूमेंट भी आ गए, कैश भी आ गया, अगर आपने वो किसी बाहर वाले इंसान को दे दिया, यानी थर्ड पार्टी को अगर आप दे देते हो, या फिर आप करप्शन, इन सारी सिचुएशन के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना करके आपको पेनल्टी भी लगा सकती है और आपके ऊपर ऑफेंस भी रखी। कॉन्स्टिट्यूशन में ही जब 9B की बात करें तो वहां पर ही आ गया था, ऐसा नहीं आज के टाइम पर बात हम कर रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस टाइम पर ही आ गया था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो भी हो सकती है, और स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एक्ट है वो भी सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल ही रहेंगे जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की बात करें। ड्यूटीज में किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी चलेंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताएंगे। और जितने भी 2011 से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर लॉ बने हुए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे अनलेस एंड अनटिल स्टेट लेजिस्लेचर उसको पार्ट बना दे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर नए कानून। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कहाँ मेंशन है असल में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं आर्टिकल 246 के बाद जब हम बात करते हैं सेवन शेड्यूल के जब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 32 ऑफ द स्टेट बुक, वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो ये सारी बातें हुई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं व्हाट आर दी कंटेम्प्रेरी एरिया रिगार्डिंग द कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन को हमारे यहाँ फिलोसफी माना गया है इंडिया की। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसा कॉल किया था कि सहकारिता से समृद्धि की तरफ बढ़ने की जरूरत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हमने देखी है कि नई मिनिस्ट्री हमारे यहाँ आई है इन द सेंट्रल स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री, जो कि 2021 में 6 जुलाई को आई, जिसको हेड कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ही हमेशा इसको हेड करेंगे। अब हम देखते हैं कि कोऑपरेशन से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स। पहला, सेल्फ रिलायंस, यानी कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटीज है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है उनका सेल्फ रिलायंस हो सके। जब क्रेडिट उनको दिया जा रहा है, जब ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, जब स्किल उनको दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको सेल्फ रिलायंस उसकी पड़ेगी। MSME इंडस्ट्री जो है उसके पास पैसा पहुंचे। जो विलेज बेस्ड इकोनॉमी है, जब हम एलाइड इंडस्ट्री की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, जो कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर हमारे यहाँ है भी, कामधेनु गोवर्धन मिशन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी सेल्फ रिलायंस हो, तो उसके लिए भी पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी से। FPO की हमने बात की, हमारे यहाँ करीब करीब 19,000 रजिस्टर्ड FPO, हम काफी बार बात भी कर चुके हैं। क्वालिटी परफॉर्मेंस की आप क्वालिटी लोकल लेवल पर देने की बात की, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनकी जिम्मेदारी है और उनका दायित्व है कि जो लोकल लेवल पर जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनकी क्वालिटी को इंश्योर करवाएं। जब हम बात करते हैं GI टैग से लेकर लोकल प्रोडक्ट फॉर वोकल, विलेज हार्ट, सारी चीजों में उनकी जिम्मेदारी बनती है। अनशेकेबल कोऑपरेटिव मूवमेंट, या पूरी कंट्री के अंदर एक कोऑपरेटिव मूवमेंट की लहर चालू की। अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, यानी खुद तो अकाउंटेबल आप होइए ही और दूसरों को भी अकाउंटेबल करने का काम कीजिए। कोऑपरेटिव आप टाइम पर रेगुलेशन करिए, टाइम पर ऑडिट की रिपोर्ट दीजिए, के बाद टाइम पर इलेक्शन आपके यहाँ होने चाहिए, मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। जो RTI आपके लगी तो टाइम इसका जवाब दीजिए। डेवलपमेंट थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंसेमिनेशन जो है वो आप बढ़ाइए। आप कोऑपरेटिव से कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन का काम है, जब हम बात करते हैं सेंट्रल स्कीम, जब हम बात करते हैं स्टेट स्कीम, जगरी बोल हुई, पूछा की, हैप्पी सीडर मशीन हुई, आप कोऑपरेटिव जैसे FPO होने के नाते आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस मॉडर्न इन्फॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी, फार्म टेक्नोलॉजी, उसकी इन्फॉर्मेशन आप फार्म लेवल तक पहुंचवाएं। फर्टिगेशन, जिससे कि यूट्रोफिकेशन नहीं होता है और पूरी जो हमारी लैंड टू ओशन की जो फूड चेन है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहती है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर है 4PS+4EM, प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। तो दीज आर सम वैल्यूज, तो पीपल कोऑपरेटिंग विद पीपल, प्रोडक्शन बाय पीपल, पीपल फॉर बिफोर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट विद अ पर्पस। तो ये सारे वैल्यूज हैं जो कि इंश्योर होने चाहिए जब हम बात करते हैं कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। इनसे इनका डायरेक्ट फायदा क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ईज ऑफ लिविंग आएगी, क्रेडिट आसानी से मिल सकता है और ईज ऑफ कोऑपरेशन हो जाए। कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर फेडरल है। हमारे यहाँ अलग अलग तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी बटी हुई है, विलेज लेवल से लेकर के सेंटर लेवल तक।
प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज भी हमारे यहाँ। उसके अंदर हमारे यहाँ सेग्रीगेशन भी है, कैरेक्टराइजेशन भी है, जैसे अर्बन से लेकर रूरल, स्मॉल से लेकर लार्ज, फार्मिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज से लेकर जो है आपकी इंडस्ट्री, सारी चीजों के लिए अपनी अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी दी गई। बैंकिंग स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपके यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग लीडर। आरबीआई जो है वो भी इंटरेस्ट लेता है एग्री क्रेडिट सोसाइटीज में। जब हम बात करते हैं नाबार्ड की, जब हम बात करते हैं सिडबी की, जब हम बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की, ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव्स के माध्यम से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सेंट्रल बैंक लिंक की तरह काम करता है प्राइमरी सोसाइटीज और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बीच में। इसमें इनके रेगुलेशन से लेकर के क्रेडिट कंट्रोल तक के मैकेनिज्म, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर बैंक्स एंड देयर लोकेशंस, और किस तरीके से आपको जो परसेंटेज ऑफ फंडिंग करनी है वो भी सेंट्रल बैंक, जो कि हमारा आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर डील करता है। इनको गाइडेंस भी टाइम टू टाइम देता रहता है। और जिस तरीके से कैग वर्क्स एज एक्ट एज ए फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, उस तरीके से जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो काम करता है रिगार्डिंग द प्राइमरी। तो अगर एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की बात करें तो इनके क्या फंक्शंस हैं। पहला, सेंट्रल पूल में पैसा इकट्ठा करते हैं, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन देते हैं फार्मर्स को, फार्मिंग ग्रुप। जो रूरल मासेस हैं उनके अंदर डिपोजिशन की, डिपोजिशन ऑफ मनी बढ़े, टैक्स बोयेंसी हो, और कहीं ना कहीं जो क्रेडिट कल्चर है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाए। 5 ईयर प्लान के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके, एजुकेशन और वेलफेयर से रिलेटेड जितनी चीजें फार्मर तक हो। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की अगर बात करें तो स्टेट का लेवल पर सबसे ऊंचा होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, रूरल लेवल और मनी मार्केट के बीच में चैनल का काम करता है। सरप्लस फंड जो होते हैं उनके बीच में बैलेंस रखता है। इसके अलावा एज एन एजेंसी काम करता है रिजर्व बैंक की टू फाइनेंस एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज में पैसा देने के लिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एज ए चैनल काम करता है और आरबीआई के अंडर काम। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर दी वेरियस इश्यूज एंड कंसर्न्स एज फार एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसर्न है। पहला, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा ये है कि जो लोग गांव से आते हैं वो दे कैन बेटर अंडरस्टैंड। जैसे आपके यहाँ अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनका एक अपना, हम बोल सकते हैं, एक अथॉरिटी होती है। इसी तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं जिसमें मेंबर्स आ गए, चेयरपर्सन आ गए, उनकी जो अथॉरिटी होती है उसका मिसयूज किया जाता है, पहला। दूसरा, जो भी वो मेंबर्स होते हैं और जो भी वो डायरेक्टर्स होते हैं इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनके अंदर ऐसा देखा गया कि मोस्टली पॉलिटिशियंस आते हैं लोकल लेवल के। इसके बाद पॉलिटिकल सपोर्ट उनको रहती है, पॉलिटिसाइजेशन करते हैं, वही मतलब ऐसा दिखाते हैं कि वी आर द पॉलिटिशियन, लेकिन वो मेंबर होते हैं एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एज अ पॉलिटिशियन वो कल्चर शुरू कर देते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी होती है फिर, जो स्टेट लेजिस्लेशन है, स्टेट के एमएलए से लेकर के स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी इंटरफेरेंस रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उनके मामले देखने को मिलते हैं। इसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का दूसरा कंसर्न है कि अवेयरनेस इतनी नहीं है। क्यों? आज के टाइम पे भी जब हम बात करते हैं लोकल लेवल पर और रिमोट एरियाज में, तो इतनी ज्यादा आज के टाइम पे भी लिटरेसी नहीं आती, उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं। अगर गांव में लिटरेसी आई है तो आज के टाइम पे भी जो आम आदमी है उसका यही मिजाज है कि मेरे को अगर नॉलेज मिली तो मुझे अपना घर से जाना है, नौकरी करनी है और बस वापस। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस अगर आई भी है तो बहुत नैरो आई, उसको वाइड करने की जरूरत है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी की नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एजुकेशन की कमी है। इसके बाद लोग जो जाते हैं वो वहाँ का बर्ताव देखकर ही सेटबैक हो जाता है उनको, वो नहीं इंटरफेयर करते हैं फिर ज्यादा।
तो कहीं ना कहीं इतना जो है हम बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जितना आदमियों के साथ कोऑपरेट ही नहीं करती कि वो उसका मेंबर भी बने, ऐसा भी देखने को कहीं। ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है? ऑडिट नहीं होती है, टाइम पर नहीं होती, रिपोर्ट ही नहीं जाती। ऑडिट करने वाले में भी जो स्टेट लेजिस्लेचर ने अपॉइंट किया, उसके अंदर भी पॉलिटिसाइजेशन के मामले देखने को मिलते हैं। फिर जो है आपकी डिले हो जाती है रिपोर्ट। इसके अलावा आपके यहाँ कोई डिजिटाइजेशन इतना अच्छा नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, जिससे कि आप जो है ई रिपोर्ट बना करके दे दें। जितना भी आपका अटेंडेंस का मैटर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। तो दीज आर सम कंसर्न्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कोऑपरेटिव है वो स्टेट लिस्ट के अंदर और बैंकिंग यूनियन लिस्ट के अंदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमने देखी। इसके अंदर आप देखें गवर्नेंस, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसके मेन रीजन क्या है? तो मर्जर हो रहा है बैंक का, आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, और नंबर जो है वो भी डिक्लाइन हो गए। अब आरबीआई ने कैंसिल किए तो ये कंसर्न नहीं है, तो क्यों किए वो कंसर्न होना चाहिए था। तो सम कोऑपरेटिव्स के नेम्स हैं, कुछ प्रोमिनेंट हमारे यहाँ कोऑपरेटिव के नेम है, जैसे कि अगर बात करें तो इफको फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर के ऊपर है, नाबार्ड देखते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, और नाबार्ड एज ए स्टैट्यूटरी कोऑपरेटिव हम बोल सकते हैं, अमूल गुजरात के अंदर। इसके अलावा जो प्रोमिनेंट है एनसीडीसी कोऑपरेशन डेवलपमेंट सेंटर फॉर कोऑपरेशन है ये। इसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए भी हमारे यहाँ कोऑपरेशन है, और फूड प्रोसेसिंग के ऊपर IFFDC है, और so। तो यहाँ पर वन थिंग आई वांट टू हाईलाइट है, yesterday the Ministry of Cooperation has launched, along with Ministry of Agriculture and particularly the nodal agencies, National Dairy Development Board, Mother Dairy Pariyojana, that is starting from Maharashtra, Nashik district, and it will reach out to the approachment. So that is a recent example of the cooperative. इसके अलावा मिल्क प्रोड्यूसर्स को बेटर लाइफ मिले, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव हेड है वो है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी अभी अभी हमने बात की। और मिल्क जो है लोगों तक पहुंचे, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फार्मर्स की इनकम बढ़े, और हमारी जो इंडिजिनस बोवाइंस हैं उनकी कहीं ना कहीं ब्रीडिंग अच्छी हो सके। और हमारे यहाँ जब बात करते हैं कामधेनु मिशन, गोवर्धन मिशन, तो सारे इसी का पार्ट। इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लिए गए कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो कंप्यूटराइजेशन करने की बात हो रही है, 63,000 PACS यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी तक रीच आउट बढ़ाने की बात की जा रही है, और बायलॉज, मॉडल बायलॉज, मॉडल बायलॉज का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाकर दे देगी, स्टेट रेजोल्यूशन पास करके लगा ले और उसको अपना ले, उसको इम्प्लीमेंट। मॉडल बायलॉज जैसे मॉडल प्रिजन और क्रिएशन ऑफ डाटाबेस ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो मिनिस्ट्री बनने के बाद कहीं ना कहीं जो रेगुलेशन है, जो मैनेजमेंट है, जो फाइनेंसिंग है, जो इलेक्शन है, और जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के अंदर जितने इश्यूज हैं कहीं ना कहीं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, हमें ऐसा मानते। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान, तो ये क्या है? ये भी PACS जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है वही इसको इनेबल करेंगी, वो इसको डील करेंगी। तो इसमें हमारा जो ग्रीन अनाज है उसको स्टोर करने की बात हो रही है, लार्जेस्ट ग्रीनरी बनाने की बात हो रही है, कि जो फेयर प्राइसेस शॉप्स हैं उनका रेगुलेशन, कस्टम हायरिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट्स आएंगी जिसमें ग्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी होगी लोकल लेवल पर, जो हम जब जिसको हमने न्यूज़पेपर सेशन में भी कवर किया, किस तरीके से आप लोकल लेवल पर, पंचायत लेवल पर फूड ग्रेन को स्टोर करने की मेजर उठा, पंचायत लेवल तक। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और प्रोक्योरमेंट किस तरीके से होगा, वेयर हाउस से तो वेयर हाउस बनाए जाएंगे, वेयर हाउस से किस तरीके से सामान जाएगा, वेयर हाउस का रेगुलेशन। और वेयर हाउस बनाने के अंदर भी पंचायत का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें सेंट्रल पूलिंग करा सकते हैं और लोकल लेवल वेयर हाउस बना सकते हैं, यानी 3-4 गाँव का एक वेयर हाउस हो, जिससे कि अगर जो छोटे फार्मर हैं वो बेचने नहीं भी जा पा रहे तो उस वेयर हाउस के अंदर से खराब ना हो।
और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें पीएसीएस को स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनकी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। हम देखते हैं कि फर्स्ट म्यूजियम भी हमारे यहाँ कोऑपरेटिव से रिलेटेड आ गया कोझिकोडे केरला के अंदर, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव म्यूजियम, और 150 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 8 लाख कोऑपरेटिव के बारे में वहां पर शोकेसिंग करें। अब बात करते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो इसमें हमने देखा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए रेगुलर इलेक्शन होंगे, ऑडिटिंग होगी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के जो हेड है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स वो इसको हेड करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और कहीं ना कहीं ज्यादा क्रेडिट अवेलेबिलिटी लोकल लेवल पर आएगी, इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन होगा, कंप्यूटराइजेशन आ जाएगा, और जो बजटरी आउटले होगा वो भी आने वाले टाइम में बढ़ेगा। इंडिया का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। करंट की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट ऑलरेडी है पीपीपी टर्म। तो कोऑपरेटिव सेक्टर की बहुत अहम भूमिका है। कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि कोऑपरेटिव के लिए इलेक्शन अथॉरिटी भी एक स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट कर दे, जो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म लाएगी, जिसमें कौन कौन हो सकते हैं, चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, और मेंबर्स होंगे नॉट एक्सीडिंग 3 टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल। लेकिन यहाँ पर स्टेट का भी जो है थोड़ा रोल होना चाहिए जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट इन दी इलेक्शन अथॉरिटी। So now we have the questions. The very first question is the concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in defense. Highlight the drawbacks in the existing structure and extent to which the cooperative federalism would answer the shortcomings. तो ये क्वेश्चन कोऑपरेटिव सोसाइटी से हटकर के पूरे जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज बीन इंक्रीजिंगली emphasized in the recent years. तो आंसर इसका ये कैसे। हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके अंडर रिसोर्सेज, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन, उसका टाइमली डिवोल्यूशन होता है, इनफ डिवोल्यूशन होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए ग्रांट्स दी जाती हैं। इसके अलावा जो सेंटर है वो ज्यादा जिम्मेदारी लेती है बोरोइंग की, और बोरो करके आपको स्टेट को पैसा देती है। एग्जाम्पल केरला का भी। इसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जो हमारी अलग अलग बॉडीज है। एग्जाम्पल नीति आयोग। आपको आपके स्टेट के अंदर और दूसरे स्टेट के अंदर कंपटीशन बढ़े तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को कहीं ना कहीं नीति आयोग ने बढ़ाया। जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो इश्यूज थे, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, चाहे वो वोटर से रिलेटेड हो, उसके लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत काम किया जा रहा है। जब बात करते हैं इंटर स्टेट रिवर ट्रिब्यूनल, इंटर स्टेट रीजनल ट्रिब्यूनल, अलग अलग उनकी मीटिंग होती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तर्ज पर ही जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके ऊपर हमारे यहाँ जीएसटी काउंसिल है, जिसमें 3/4 जो वेटेज है वो स्टेट को दी गई है। स्टेट की बिना मौजूदगी के काउंसिल ही काम नहीं कर सकती। इसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कैसे आ गया कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, जिसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उसके अंदर जो इमीडिएट कंट्रोल है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है ऑफिसर्स के ऊपर, और फाइनल पावर सेंट्रल के पास रखी गई है। तो वी हैव सीन दैट देयर आर सम recent changes which have been done in the cadre allocation and in the central government deputation law, जो कि वेस्ट बंगाल रो के बाद देखने को मिले। इसके अलावा ड्रॉबैक्स क्या है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर, और एक्सटेंट टू विच कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वुड आंसर द क्वेश्चन। तो ड्रॉबैक्स हमारे यहाँ यही है कि इमरजेंसी हो गई वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर कुछ भी कानून बना देते हैं तो सेंटर जो स्टेट की पावर है वो छिन जाती है। ऑर्डिनेंस बहुत ज्यादा यूज जो है वो हो जाते हैं। गवर्नर जो है आपके बिल को रोक लेते हैं प्रेसिडेंट असेंट के लिए अंडर आर्टिकल 201। कोई टाइम लिमिट नहीं है कब तक वापस आएगा। इसके अलावा भी अलग अलग इश्यूज हैं, जैसे कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बाद ही देखा कि आपको मैंडेटरी कर दिया है कि एज एन आईएएस आईपीएस ऑफिसर आपको जिस टाइम बोल दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप दिल्ली वापस आइए, आपको आना पड़ेगा।